लोग जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे एससी एसटी ओबीसी समाज के, जब सड़कों पर अपने समाज के लिए हक के लिए लड़ते थे तो ठीक है, एक सोशल एक्टिविस्टों का एक दायरा होता है, उसकी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाती है। तो हम लोग लगातार इसलिए कोशिश करते थे कि पार्लियामेंटेरियन से मिलो, एमएलए से मिलो और हमारे मुद्दे लोकसभा विधानसभा में उठे। एक वो दौर था कि भाई प्रोफेसरशिप में एनएफएस हो रहा है फलाना तो राहुल जी ने एक अच्छी बात कही थी और मार्के की बात है और हमारे समाज को समझना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि देखिए सुधांशु जी, अभी एससी एसटी ओबीसी का समाज जो है ना, मंदिर के सामने खड़ा होकर प्रसाद में हिस्सेदारी मांग रहा है। वो ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि मंदिर के खजाने में क्या है वो बताओ। तो हमारी लड़ाई जो है, या हम जिस चीज़ को एससी एसटी ओबीसी के लिए लड़ना चाहते हैं कि जो मंदिर है, मतलब देश की जो संसाधन है, उसमें आपको 90% भागीदारी मिलनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं उनकी कितनी समझ स्पष्ट हो सके। और हम उस दिन इम्प्रेस हुए कि भाई जब इनकी खुद की इतनी स्पष्ट समझ हो गई है तो ऑब्वियस है कि भाई समाज को न्याय मिलेगा। जिसके राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात करेंगे, और जिस जाति जनगणना को हम लोग को लगता था कि हम लड़ तो रहे हैं, पता नहीं 20 साल लगेगा, 25 साल लगेगा, आज वो रियलिटी की ओर बढ़ रहा है। और आपको मैं बता रहा हूँ, कोई सपने में भी सोच सकता है कि कांग्रेस के मंच से जिसकी जितनी उतनी और तमाम बहुजन नारे, सारे बहुजन नारे हमने लगाए है ना। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये नारा हम लोगों ने राजगीर के सम्मेलन में लगाया। तो कोई सोच भी सकता था कि, और वहाँ राहुल जी बैठे हुए हैं, उनके सामने ये नारे लग रहे हैं। और वो उसका कंप्लीट मैसेज है पार्टी के अंदर भी और देश के अंदर। कांग्रेस लगातार सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोगों को अब मौका दे रही है बड़े पदों पर, पार्टी में अंदर भी, और देखते हैं कि वो टिकट में भी तब्दील होता दिखेगा कि नहीं। मेरे साथ सुधांशु कुमार हैं, डूटा के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और ओबीसी समाज से अभी भी हैं, और इन्होंने बाकायदा अब कांग्रेस ज्वाइन किया है। क्या जिम्मेदारी मिली है सर? मुझे राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है एआईसीसी ओबीसी डिपार्टमेंट का, जो आइडियोलॉजिकल वर्क है उसके। तो आप लोग तो सड़कों पर लगातार खाक छानते रहे हैं, क्या लग रहा है, आप संतुष्टि हो रही है कि कांग्रेस जो आप लोग चाहते थे राजनीति उसके आसपास घूम रही है? दो चीज़ें देखिए, हम लोग जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे एससी एसटी ओबीसी समाज के, जब सड़कों पर अपने समाज के लिए हक के लिए लड़ते थे तो ठीक है, एक सोशल एक्टिविस्टों का एक दायरा होता है, उसकी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाती है। तो हम लोग लगातार इसलिए कोशिश करते थे कि पार्लियामेंटेरियन से मिलो, एमएलए से मिलो और हमारे मुद्दे लोकसभा विधानसभा में उठे। एक वो दौर था। अब पार्टी उस मुद्दे पर आ रही है। और जब एकदम से राहुल जी, जो मान लीजिए आज के दिन में देश के भाई मोदी जी एक बड़े नेता हैं और दूसरी तरफ राहुल जी बड़े नेता हैं, जब उन्होंने इस मुद्दे को ले लिया तो जो सपने हम लोग के थे कि ये सारे मुद्दे बड़े प्लेटफॉर्म पर उठाए जाएंगे और जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का समाज है उसकी समस्याएं जब जनता के सामने आएगी, देश के सामने आएगी, तो फिर उसका एक समाधान निकलने की वो रास्ता बनेगा। और आप देखिए कि जब से राहुल जी ने इसको लिया, हम लोग ऐसे नहीं आ गए कि भाई आप राहुल जी कांग्रेस है इसलिए नहीं आए। हम लोगों ने जब राहुल जी को ये देखा कि खुल के वो कह रहे हैं कि भाई हम एससी एसटी ओबीसी को समाज में स्थान दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, आंकड़े निकाल कर दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग की एक मीटिंग हुई थी अनिल जैन जी के नेतृत्व में, और राहुल जी से हम लोगों ने अब वही जो सामान्य बातें हैं कि भाई हमारा, जैसे अभी सवाल पूछा आपने कि भाई प्रोफेसरशिप में एनएफएस हो रहा है फलाना तो राहुल जी ने एक अच्छी बात कही थी और मार्के की बात है और हमारे समाज को समझना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि देखिए सुधांशु जी, अभी एससी एसटी ओबीसी का समाज जो है ना, मंदिर के सामने खड़ा होकर प्रसाद में हिस्सेदारी मांग रहा है। वो ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि मंदिर के खजाने में क्या है वो बताओ। तो हमारी लड़ाई जो है, या हम जिस चीज़ को एससी एसटी ओबीसी के लिए लड़ना चाहते हैं कि जो मंदिर है, मतलब देश की जो संसाधन है, उसमें आपको 90% भागीदारी मिलनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं उनकी कितनी समझ स्पष्ट हो सके। और हम उस दिन इम्प्रेस हुए कि भाई जब इनकी खुद की इतनी स्पष्ट समझ हो गई है तो ऑब्वियस है कि भाई समाज को न्याय मिलेगा। जिसके सपने हम इन सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों से लेके आपको 25 साल से, तो 25 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। 200 पॉइंट रोस्टर में क्या नहीं हम लोग को झेलना पड़ा, करना पड़ा। भारत बंद नौकरी में रहते हुए 2014 से तो हम देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो एक सपना था। इसीलिए बड़े पैमाने पे एससी एसटी ओबीसी का समाज जो है वो बड़े पैमाने पे आज के दिन में कांग्रेस में आ रहा है। और कांग्रेस जो है, देखिए हर दल के अपनी अंदरूनी दिक्कतें होती है, उसमें कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप और हम जिस समाज का हिस्सा हैं उसमें कास्ट बहुत बड़ा मायने रखता है। और कास्ट आइडियोलॉजिकली जो समझ है उसमें हर समाज के लोग अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए जो है दावेदारी रखते हैं, और अपर तबका भी है वो भी अपना हिस्सा छोड़ना नहीं चाहता। तो वो कन्फ्लिक्ट के बावजूद भी पार्टी ने बड़े पैमाने पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर पदों की, जिम्मेवारियों की जो है जो स्वरूप शुरू किया है। तो आप देखोगे धड़ाधड़ एससी एसटी ओबीसी, आप देखो खाली ओबीसी डिपार्टमेंट चेंज नहीं हुआ, एससी डिपार्टमेंट में भी एक सोशल
एक्टिविस्ट। ठीक है कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वो जुड़े हुए थे राजेंद्र पाल गौतम जी, लेकिन उनकी एक अलग स्थिति भी थी कि वो एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे और हम सारे लोग मिलकर काम करते थे समाज के अंदर। तो उनको उठाकर एससी डिपार्टमेंट दिया गया, अनिल जैन जी को लाकर ओबीसी डिपार्टमेंट में बिठाया गया कि वो आप जो सड़कों पर आप लड़ रहे हैं उसको आप कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म दे रही है। लीजिए जी, आप एक सोचिए, कल जो सम्मेलन हो रहा है बड़े पैमाने पर, जो ओबीसी डिपार्टमेंट ने अनिल जैन जी के आने के बाद दो बड़ी पहल की। एक बड़ी पहल हुई कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया और उस एडवाइजरी कमेटी में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो ओबीसी कम्युनिटी से आते सबको इकट्ठा कर दिया गया। एक दौर था कि लोग थोड़ा झिझकते थे अपने आप को कि मैं भी ओबीसी से हूँ और लीडर हूँ कांग्रेस में। आज जो है सब लोग खुले में आके कह रहा है कि मैं भी ओबीसी। तो अनिल जैन की इस पहल ने क्या कि एक चमत्कारिक काम कर दिया। तो पहला क्या हुआ कि ओबीसी के सारे बड़े लीडर बंगलोर में मिल चुके। उनके ये तस्वीरें गवाह है, देखिए, ये देखिए ऊपर से हैं खड़गे साहब दलित समाज से आते हैं, उसके बाद डोटासरा हैं, ये राजस्थान के ओबीसी, सचिन पायलट हैं, गहलोत हैं, सारे ओबीसी। आप इधर देखो, ये अपना सिद्धारमैया जी हैं सारे। तो ये एक ये उसके बाद अब देखिए सेकेंड फेज क्या हो गया कि सीनियर लीडर के बाद अन्य जो भी लीडर हैं, अभी ये जो हमारा सम्मेलन हो रहा है वो उसी सम्मेलन का है। कांग्रेस की जो ओबीसी लीडरशिप है पूरे देश भर के अंदर, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख ही क्यों ना हो, उन सबको बुलाया गया है और एक सूत्र में बांधने की कोशिश की जा रही है कि देखो जी, तुम्हारा सीनियर लीडर ये सब है और आपके साथ आप बड़ी फौज है कांग्रेस के अंदर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पार्टी में भी सम्मान मिलेगा और पार्टी के सम्मान के साथ आप देश में अपने लिए सम्मान की लड़ाई लड़िए। वो कांग्रेस ने करके दिखाया। और आप देखो, अब जैसे मेरा जो डिपार्टमेंट है, जो नेशनल बनाया गया आइडियोलॉजिकल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है, तो वो हमारे वो सपने हैं कि एज ए हमारी क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए, कांग्रेस को किस आइडियोलॉजी के ऊपर लेकर जाना चाहिए जिससे ओबीसी समाज का, एससी समाज का, एसटी समाज का ही। तो वो उन्होंने देखा कि भाई एक प्रोफेसर व्यक्ति इसको दो, चूंकि समाज के बीच जाकर बोल रहा है। तो चयन भी ऐसे नहीं है कि किसी को उठा के ला के बनाया नहीं जा रहा है। जो सोशल एक्टिविज्म में है लंबे समय, समझ है इस चीज़ की, वो जो सपने देख रहे हैं कि हमारे रिस्क लेकर लड़ा है। आप सरकारी नौकरी में रहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए लड़ रहे हैं, नौकरी जाने का खतरा झेले भी हैं, हमारे ऊपर एफआईआर हुआ, जांच बैठी, वो सारी चीज़ें हमने झेली। ऐसा कुछ अब ये पर्सनल चीज़ें हैं लेकिन वो झेलना पड़ता है। लेकिन हम लोग के अंदर जो समाज की पीड़ा है, तो हम आज इसलिए खुश होकर बड़े पैमाने पे कांग्रेस से जुड़े। और मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में जो काम हमको दिया गया है, अनिल जैन जी ने हमको दिया, पार्टी ने हमको दिया, आप और हम सड़कों पे जिस सपने को देख रहे हैं, जैसे हम लोग का जो काम हम क्या करने जा रहे हैं हम अभी बड़े पैमाने पर जितने हमारे आइकन्स हैं जिनको इस समाज ने, इतिहास ने भुला दिया, हम उनको वापस सम्मान दिलाएंगे स्थान में। ऑलरेडी हम लोग अनिल जैन जी के नेतृत्व में हो रहा है। जो आप सोचिए, अभी हम लोग बुद्धू नोनिया जी को कितने लोग जानते थे, नोनिया और बिन समाज के अलावा नहीं जानता था। हमने देश भर में बताया कि भाई एक बुद्धू नोनिया थे जो नमक आंदोलन में अपनी जो है जिन्होंने कुर्बानी दी, प्रजापति समाज के आइकन जो है उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तो वो सारी चीज़ें, ओबीसी समाज का सम्मान बढ़े, ओबीसी समाज को समाज में स्थान मिले उनके आइकन्स में। और आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्लिक्ट में कही जाती है कि भाई कांग्रेस ने ओबीसी के लिए नहीं न्याय किया। लेकिन सबसे अगर आप एकदम नज़दीक में आप जाएंगे तो अर्जुन सिंह जी ने एजुकेशन में रिजर्वेशन लागू किया और उसका परिणाम हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। जो 2005 में वो जो ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ, देश भर के अंदर आप सोचिए कि एक बड़ी आबादी, यूपीए 2 में आते आते सारे लालू यादव बाहर हो गए थे, बेनी प्रसाद सारी, देखिए क्या होता है, मैंने वही पार्टी बाहर चली गई, पार्टी गई ना बाहर। भाई एक चीज ये भी चीजें, और मोदी ओबीसी के नाम पर आया, ओबीसी के नाम पर आया और कांग्रेस ने भी ओबीसी का लाभ लिया, ऐसा नहीं है भाई। जब आप यूपीए 1 में जब अर्जुन सिंह जी इसको लागू करते हैं तो वो विलास पासवान थे, बेनी प्रसाद 222 पे वही कांग्रेस निकल कर आई। अगर आपने मतलब कांग्रेस ने उस समय उस चीज़ को कंटिन्यू कर लिया होता तो आज ये हालत देश की होती नहीं। मैं तो देखिए, मोदी जी के आने से खाली कांग्रेस को नुकसान हुआ ऐसा हम मानते नहीं है ना, उससे पूरे देश को भी नुकसान हुआ और एससी एसटी ओबीसी समाज को तो ज़्यादा ही नुकसान हो रहा। हम लोग रोज ही देख रहे हैं ढकोसलेबाजियाँ जो है। आपको पता है आज के दिन में ओबीसी कमीशन, उसके पास मेंबर्स नहीं है। ये हमारे समाज को जानना चाहिए। जो ओबीसी हमारा प्रधानमंत्री जो दावा करता है, ओबीसी चेयरमैन है और 1 मेंबर है, जबकि उसमें 5 मेंबर होने चाहिए। तो काम कैसे करेगा? तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इन्होंने दिखावा कुछ और कर लिया और हो कुछ और रहा, और लगातार एससी एसटी ओबीसी समाज जो है इस दौर में पीछे गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप समझते हैं शंभू जी, हम लोग 2 चीज़ की लड़ाई लड़ते हैं। एक मोरली बूस्टअप होने की जो लड़ाई होती है, जो पीछे लालू जी ने हम लोग को दिया, काशीराम जी ने दिया, उसको इस 10 साल के रेजिम में फिर से धक्का पहुंचा है। जैसे मान लीजिए क्या होता था, आप और हम बिहार के हैं,
थाने में एक अपर क्लास का दरोगा, वो पता चलता था 50 गांवों के अकेला एक दरोगा जी और 10 घर जो है वो आपको पूरा कब्जे करके रखता था ना। उस चीज़ को रिकवर किया गया था लालू जी के आने के बाद। नीतीश जी ने भी उसको कंटिन्यू किया, उसमें हम डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन लालू जी ने बड़े पैमाने पर किया, इधर मुलायम सिंह जी ने किया। और अब आप सोचिए कि दोबारा इस 11 साल में वो जो हम लोग का आत्मविश्वास जगा था कि नहीं जी हमारा भी शासन सत्ता में हक है और हमको दबना नहीं है अपना, वो सब फिर से दोबारा सबको मोरली तो कांग्रेस पर भरोसा बढ़ा है? नहीं, कांग्रेस पे इसलिए बढ़ा कि देखिए अब जैसे जाति जनगणना, राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात करेंगे और जिस जाति जनगणना को हम लोग को लगता था कि हम लड़ तो रहे हैं, पता नहीं 20 साल लगेगा कि 25 साल लगेगा, आज वो रियलिटी की ओर बढ़ रहा है। और आपको मैं बता रहा हूँ, कोई सपने में भी सोच सकता है कि कांग्रेस के मंच से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी और तमाम बहुजन नारे, सारे बहुजन नारे हमने लगाए है ना। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, ये नारा हम लोगों ने राजगीर के सम्मेलन में लगाया। तो कोई सोच भी सकता था कि, और वहाँ राहुल जी बैठे हुए हैं, उनके सामने ये नारे लग रहे हैं। और वो उसका कंप्लीट मैसेज है पार्टी के अंदर भी और देश के अंदर कि भाई हमको, और इसलिए हम लोगों ने जो न्याय पथ, न्याय योद्धा, ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही, किसके न्याय की बात हो रही है? उसी तो तबके ये हैं सुधांशु कुमार और दिल्ली यूनिवर्सिटी में डूटा के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, प्रोफेसर हैं और बाकायदा अब कांग्रेस से जुड़ गए हैं। और उसमें भी जिम्मेदारी जो इनको मिली है कि जो तमाम जो सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं, जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया है, फूले पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसीराम साहब के जो विचारों से ओतप्रोत लोग हैं, उनको कांग्रेस से जोड़ा जाए। आप लोग अपनी राय जरूर दें पूरी बातचीत। तो शुक्रिया सर, हमें समय बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।